स्वागत है आप सभी का प्रेप पे। मैं हूं विशाखा त्रिपाठी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन के एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन पे। तो आइए देखते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने ऑलरेडी आपको डाइजेशन क्या होता है वो बताया, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन क्या होता है वो डिस्कस किया। तो आज हम देखेंगे कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन क्या होता है। तो आइए देखते हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है। सबसे पहले अगर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के बारे में आपको बताऊं तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन वो होता है जहाँ पे डाइजेशन को होने के लिए, डाइजेशन क्या होता है वो तो आपको पता है। और एक्स्ट्रा सेलुलर मीन्स जहाँ भी एक कैविटी होती है, एक प्रॉपर सिस्टम होता है डाइजेशन का, उसे हम कह देते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। यानी कि अगर किसी कैविटी या किसी एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन होता है तो उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। जबकि इंट्रा सेलुलर में मैंने आपको बताया कि किसी भी सेल के अंदर जब डाइजेशन होने लगता है, जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, तो उसे हम इंट्रा सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। बात जब एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन की करते हैं तो हम इसमें सिंपली कोई भी डाइजेशन का जब एक कैविटी के या एलिमेंट्री कैनाल के हेल्प से डाइजेशन का प्रोसेस होता है पूरा, तो उसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कह देते हैं। अब इसके पॉइंट्स होते हैं, यानी इसका प्रॉपर एक फंक्शन और वे होता है कि कैसे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के ये कुछ पॉइंट्स हैं। यानी सबसे पहले रिसेप्शन, ये एलिमेंट्री कैनाल में होगा। ठीक है, तो रिसेप्शन या इंगेशन, ठीक है, कंडक्शन एंड स्टोरेज, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, कंडक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ फीसिस। तो ये पॉइंट होते हैं। तो अब आपको सिंपली सबके बारे में लिखने को भी आ सकता है। जैसे कि अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो पूछ देगा इंगेशन क्या है या रिसेप्शन क्या है, 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में, कि बताओ। तो मैं आपको प्रॉपर पॉइंट्स बता रही हूँ कि आप इसमें क्या लिख सकते हैं और ये प्रॉपर होता क्या है। तो अगर रिसेप्शन की बात करें, रिसेप्शन रीजन यानी कि आपका बकल कैविटी, ओके, या ओरल कैविटी। The reason for reception the food of associated with structure is mastication और chewing of food। mastication वो होता है जैसे हम फूड को चबाते हैं, chewing जो होता है उसको ये mastication कहते हैं। mastication और chewing is the same thing, okay? तो mastication और chewing of food is the first point of reception and second वो क्या होगा कि first point है chewing of food, यानी कि हम जब भी भोजन को लेते हैं तो सबसे पहले हम उसे चबाएंगे, तो वो फर्स्ट पॉइंट आएगा रिसेप्शन में कि चीविंग ऑफ फूड है। सेकंड पॉइंट है उसका मैन्यूरिंग ऑफ फूड। मैन्यूरिंग यानी अच्छे से मिक्स करना फूड को टंग के हेल्प से, ओके, तो उसको मैन्यूरिंग कहेंगे। तो मैन्यूरिंग करेंगे फूड का विद इन द माउथ, नेमली द टंग, ओके। और थर्ड क्या होगा कि सेलिवरी ग्लैंड से हमारी बॉडी में, जैसा कि आपको पता है हमारी माउथ में क्या है, सेलिवरी ग्लैंड है जिससे सलाइवा सिक्रीट होता है। तो रिसेप्शन का थर्ड पॉइंट है सेलिवरी ग्लैंड क्या करेगा, वो सिक्रीट करेगा सलाइवा, जिसमें कि वो फूड को क्या करेगा, लुब्रिकेट करेगा, यानी उसको लुब्रिकेशन सिक्रीट करके उस फूड को लुब्रिकेट करेगा ताकि वो आसानी से हमारे ओसोफेगस से नीचे आ सके। ठीक है, तो फिर जो वो मस्टिकेटेड या च्यूड फूड है, या च्यूड फूड है रिसेप्शन पे, पॉइंट नंबर 4 होगा कि उसको अच्छे से बहुत सिंपलर फॉर्म में उसका ब्रेकडाउन होगा, मुंह में सलाइवरी सिक्रीट होंगे, यानी सलाइवा सिक्रीट होगा, वो उसको अच्छे से लुब्रिकेट करेगा। फिर उसका कंडक्शन होगा हमारे, तो फिर वहाँ से जहाँ से रिसेप्शन ख़त्म हुआ, इंगेशन जहाँ से स्टॉप होगा। ठीक है, रिसेप्शन या इंगेशन इज द सेम थिंग, ओके, इट मीन्स इनटेकिंग ऑफ फूड, ओके। तो वहाँ से फूड का इनटेकिंग प्रोसेस जब ख़त्म होगा तो वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा कंडक्शन एंड स्टोरेज। तो जब कंडक्शन और स्टोरेज आएगा तो वहाँ पे क्या होगा, फंक्शन आ जाएगा ओसोफेगस का, यानी कि ये बुकल कैविटी है, यहाँ से आपने फूड को चीव किया, वो फूड यहाँ से सलाइवा और टंग की हेल्प से टंग उसको फोर्स करेगा अंदर की तरफ। फिर जब हम उसे अंदर की तरफ लेंगे तो हमारा ये सिस्टम, यानी कि ओसोफेगस उस फूड को अंदर की तरफ लेगा, वो मस्टिकेटेड, वो चीव्ड फूड को लेगा और क्या करेगा, बगल कैविटी से उसको फोर्स करेगा अंदर की तरफ। और वो जो मूवमेंट होगा फूड का उसको कहते हैं पेरिस्टलेटिक मूवमेंट। ध्यान रखिएगा कि नीट वगैरह के ऐसे क्वेश्चन में
फूड का मूवमेंट पूछा जाता है कि क्या होता है, तो उस मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टलेटिक मूवमेंट, यानी कि वो पेरिस्टलेटिक मूवमेंट करता हुआ नीचे आएगा, ठीक है। तो वो जो च्यूव्ड फूड है पेरिस्टलेटिक मूवमेंट करते हुए वो हमारे ओसोफेगस से होते हुए अंदर की तरफ आएगा, ठीक है। लेकिन वहीं पे आपने स्टोरेज भी देखा यहाँ पे, यानी कंडक्शन के साथ स्टोरेज का कैसा वर्क। तो अगर स्टोरेज पे बात करें तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास प्रॉपर ओसोफेगस है फूड को उसको अंदर ले जाने के लिए, इसको आहार नाल भी कहते हैं या इसको फूड पाइप कहते हैं, फूड पाइप कहते हैं, ठीक है। तो ओसोफेगस से हमारे पास है सिस्टम जिससे हम फूड को अंदर स्टमक तक ले जाते हैं, उस मेस्टिकेटेड च्यूड फूड को, ठीक है। लेकिन वहीं पे जब आप बर्ड्स देखते हैं या कुछ और एनिमल्स देखते हैं जिनके पे ये नहीं होता है, ठीक है। तो उनमें सिस्टम कैसा होता है, तो अगर जिन एनिमल्स में जिन इनवर्टिब्रेट्स में ये नहीं होता है, ठीक है, उनमें क्या होता है कि वहाँ पे रीज़न होता है जिसे क्रॉप कहते हैं, ठीक है। वो क्या होता है फॉर द स्टोरेज ऑफ फर्मेंटिंग और फूड, तो यानी कि वो प्रॉपर स्टोरेज होता है फूड के स्टोर करने के लिए। जैसे कि बर्ड्स में वहाँ पे फूड का स्टोरेज होता है, ठीक है, और हमारे में कंडक्शन होता है। फिर हम जब ये प्रोसेस कर लेते हैं, यानी कि सिंपली इस प्रोसेस में आप क्या कहते हैं, माइल्डली डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो क्या होता है कि यहाँ से नीचे की तरफ आता है। तो वो किस प्रोसेस पे आता है, यानी रिसेप्शन में आपने सबसे पहले फूड को इनटेक किया, अचीव किया, फिर उसको अंदर से की तरफ निगलने के बाद कंडक्शन बर्ड्स में स्टोरेज हो जाएगा, कंडक्शन हो जाएगा। इसमें बर्ड्स में स्टोरेज इसलिए होता है क्योंकि आपने देखा होगा कि एक मदर बर्ड होती है और उसके छोटे छोटे चूजे होते हैं, ठीक है। तो वो बहुत दूर से फूड को स्टोर करके मुंह में ले आती है और उनको खिलाती है, ठीक है। तो वो उसका स्टोरेज होता है वहाँ पे। फिर वो क्या करती है, वो उसको तुरंत तुरंत खाती है, वो वहाँ पे स्टोर करके रखती है, फिर अपने बच्चों के मुंह में देती है वो फूड, ठीक है, डायरेक्टली, यानी उसको वापस से बाहर निकाल के उसको देती है। तो वो स्टोरेज का काम यहाँ पे करता है। फिर अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की बात करें तो सिंपली फिर इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे डाइजेशन होता है। डाइजेशन इन द सेंस जैसे ही वो फूड हमारा च्यूड फूड हमारे ओसोफेगस से होते हुए स्टमक में आता है, तो वो जो स्टमक में आता है तो क्या होता है कि बहुत से जूसेस वहाँ पे सिक्रीट होते हैं, ठीक है। डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, डाइजेशन होता है स्टमक में, यानी कि वहाँ पे गैस्ट्रिक जूस होती है, वो उस फूड को क्या करेगी, बहुत जठर रस कहते हैं डाइजेस्टिव जूस को, ठीक है। तो जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो उसको क्या करेगा, फूड को और डाइजेस्ट करेगा, और जो बाकी के उसको फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगी, उससे जो विटामिन्स मिनरल्स, यानी ध्यान रखना आपको मैंने बताया था कि डाइजेशन में मैकेनिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। तो जब वो वहाँ तक जाएगा, जाते जाते, ये अभी मैं आपको मैकेनिकल ब्रेकडाउन बता रही हूँ, केमिकल ब्रेकडाउन भी बताऊँगी, ओके। तो जब वो डाइजेशन का फूड होता जाता है, फिर जब वो जाके पहुँचता है स्टमक में, जब वहाँ पे उसका प्रॉपर डाइजेशन होने लगता है, तो क्या करती है स्मॉल इंटेस्टाइन सारे जो उसके विटामिन्स मिनरल्स ट्रेसेस एलिमेंट्स जो उसमें फूड से निकले होते हैं वो उनको अब्जॉर्ब करके बाकी का जो फूड होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, उसको लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देती है। वहाँ से वो फीसिस फॉर्मेशन में चला जाता है, यानी कंडक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ फीसिस में चला जाता है। तो डाइजेशन, वहाँ पे वो फूड डाइजेस्ट हुआ, अब्जॉर्ब स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन हो गया, फिर उनका कंडक्शन और फॉर्मेशन ऑफ फीसेस में भेज दिया गया। तो आई होप ये 4 पॉइंट आपको ईजिली समझ में आया हो, और इन चारों पे आए कुछ भी लिखने को तो आप लिख पाएंगे, ओके। कि रिसेप्शन क्या होता है, कंडक्शन और स्टोरेज क्या होता है, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन क्या होता है, कंडक्शन और फॉर्मेशन ऑफ फीसेस क्या होता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस चलता है। फिर आइए हम नेक्स्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से आपको एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन बताते हैं। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कंडक्शन और फॉर्मेशन ऑफ फीसेस। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2 डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर दिया है, एक इन्वर्टिब्रेट्स का, एक वर्टिब्रेट्स का है, ठीक है। तो इन्वर्टिब्रेट्स की बात करेंगे, यहाँ पे देखिएगा एलिमेंट्री कार्ड ऑफ द एनिमल इन विच
Cell is extracellular generalized digestive tract of invertebrates and vertebrates, showing the way passes of food which allow sequential stages in digestion। ठीक है, बी ह्यूमन एग्जाम्पल, ये वर्टिब्रेट्स है, ये ध्यान रखिएगा, और ये इनवर्टिब्रेट्स हैं। इनवर्टिब्रेट्स यानी बर्ड्स वगैरह। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं बर्ड्स में या इनवर्टिब्रेट्स में यहाँ पे एक सेलिवरी ग्लैंड्स है, जहाँ से मैंने बताया कि ये फूड लिया ऐसे आता रहा। इसोफेगस है, ये स्टमक है, ठीक है, गिजार्ड्स है, प्रोवेंटिकुलस है इंसेक्ट्स में, ये सीसम है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, मीड गट है, लार्ज इंटेस्टाइन है, हाइंड गट है। ठीक है, तो ये प्रॉपर एक डाइजेस्टिव सिस्टम है इन वर्टिब्रेट्स में। वहीं पे अगर ये वर्टिब्रेट्स में बात करेंगे तो माउथ होगा, ठीक है, सलीवरी ग्लैंड्स, ईसोफेगस है, गाल ब्लैडर है, स्टमक है। अब यहाँ पे अगर सिंपली आपको मैं वो प्रोसेस बताऊँ तो यहाँ से सलीवरी ग्लैंड है, सलाइवा सिक्रीट होगा, माउथ से आपने फूड लिया, चबाया, चबाने के बाद सलीवरी ग्लैंड से सलाइवा इतना सिक्रीट होगा कि उसको लुब्रिकेशन देगा, उसके बाद से वो फूड इससे ईसोफेगस के हेल्प से अंदर आ जाएगा, स्टमक में उसका डाइजेशन होगा, डाइजेशन के बाद से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगी, जहाँ से ये गाल ब्लैडर, लिवर या पेनक्रियाज ये सारे जूसेस सिक्रीट करेंगे। वहाँ पे एक हिपेटो पेनक्रिएटिक एम्पुला होता है जहाँ पे जूसेस सिक्रीट होती हैं, वहाँ से उस फूड का डाइजेशन होगा, यानी कि वो जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगी, उससे ऑब्जॉर्ब कर लेगी न्यूट्रिशन को, न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्ब करके जो वेस्ट प्रोडक्ट होंगे उनको लार्ज में भेज देगी, फिर वो वहाँ से रेक्टम एनस से होते हुए बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन देखने को मिलता है। तो आई होप आपको इजीली अच्छे से समझ में आया हो कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन क्या है, इंट्रा सेलुलर से ये कैसे डिफरेंस है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर में क्या होता है कि एक प्रॉपर एलिमेंट्री कैनाल या कैविटी होती है, इंट्रा सेलुलर में सेल में ही हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों डाइजेशन के प्रोसेस हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे हमने मैकेनिकल ब्रेकडाउन पढ़ा, वह अब हम केमिकल ब्रेकडाउन के बारे में जानेंगे, यानी कि जो फूड ब्रेकडाउन हुआ उसमें एंजाइम्स कहाँ यूज़ हुए उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि अब हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में डाइजेस्टिव एंजाइम्स के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे चैनल प्रभाबडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और भी चीज़ों के लिए आप विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।